जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम हमारे यहाँ पे किसने शुरू किया? ब्रिटिशर्स ने। कहाँ पे शुरू किया सबसे पहले? बंगाल प्रेसिडेंसी, यानी कि आज के जो हमारे ईस्टर्न जो स्टेट हैं वहां पे जमींदारी सिस्टम शुरू किया गया। और जो जमींदारी सिस्टम है वही मेन रीजन है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्ड और स्टेगनेंट होने का। जैसे कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था असाइनमेंट में कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उसका आंसर क्या है? जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्या है? इसमें ब्रिटिशर्स ने ट्रायंगुलर रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया कि इसमें जो जमींदार है एक तरह से ट्रायंगुलर मतलब सिस्टम उन्होंने बना दिया। इसमें 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। एक तो जमींदार, जिसको कि हम इंटरमीडिएटर भी बोलते हैं। दूसरा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो, और तीसरा जो टिलर्स हैं, पीजेंट्स हैं, लैंडलेस जो फार्मर्स हैं। तो इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरी की पूरी जो जमीन थी गांव की वो किसके नाम कर दी? जमींदारों को। यानी कि जमींदारों को ब्रिटिशर्स ने बना दिया ओनर ऑफ द सोइल। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक फिक्स डेट कर दी। एक फिक्स्ड डेट को जो जमींदार हैं वो रेंट या रेवेन्यू पे करेंगे ब्रिटिशर्स को, फिक्स्ड डेट को और फिक्स्ड की रेवेन्यू की भी एक फिक्स्ड परसेंटेज कर दी, और जो डेट है वो भी फिक्स कर दी कि इस डेट को, और जो जमींदार हैं वो ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू पे करेंगे। और जो टिलर्स हैं, जमींदार जो टिलर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं या जो लैंडलेस फार्मर हैं, उनसे मन चाहा लगान वसूल कर सकते हैं। ब्रिटिशर्स को इससे कोई लेना देना नहीं है कि जो जमींदार थे, जो इंटरमीडिएट थे, उनको जमीन का मालिक बना दिया और उनको एक फिक्स्ड रेवेन्यू पे करने को कहा, एक फिक्स डेट को, और जमींदार को अलाउ कर दिया कि वो जितना चाहे लगान वसूल करे टिलर्स से। तो जमींदार मन चाहा लगान वसूल करते थे टिलर्स से, पीजेंट से, लैंडलेस फार्मर से, उनको एक्सप्लॉइट करते थे। अगर जो टिलर्स थे वो रेवेन्यू या रेंट पे करने से मना कर देते, तो क्योंकि वो जमीन के मालिक नहीं थे, तो इसीलिए उनको डराया धमकाया जाता था कि अगर ये रेवेन्यू आप पे नहीं करोगे तो आपको जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा, आपसे जमीन छीन ली जाएगी और किसी नए जो टिलर को दे दी जाएगी। ये जमीन अगर टिलर्स लगान ना पे करें तो जमींदार उनसे जमीन छीनकर किसी दूसरे पर्सन को जमीन दे देते थे। यही मेन रीजन है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेगनेंट होने का, जमींदारी सिस्टम। क्योंकि इस सिस्टम की वजह से जमींदार टिलर्स से तो मनचाहा लगान वसूल करते थे, ब्रिटिशर्स को एक फिक्स्ड जो रेंट की फिक्स्ड अमाउंट थी वो पे करते थे और एक फिक्स डेट को। अब जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जमींदार वसूल करते थे टिलर्स से, उसका यूज उन्होंने जमीन की इंप्रूवमेंट के लिए नहीं किया, उसका यूज उन्होंने किया अपनी ही लग्जरीज पे, अपनी ही ऐशो आराम पे। और जो टिलर्स थे वो जितना भी प्रोडक्शन करते थे उसका बड़ा हिस्सा वो पे कर देते थे जमींदारों को इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, और उनके पास बहुत कम बचता था। उनके पास सिर्फ इतना ही बचता था कि जिससे उनका गुजारा भर मुश्किल से हो पाता था। फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिए, लैंड की इंप्रूवमेंट के लिए उनके पास कोई पैसे नहीं बचते थे।
तो इसीलिए जब लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा, और इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्ड और स्टेगनेंट होने का जो मेन रीजन था वो था ब्रिटिशर्स द्वारा शुरू किए गए जमींदारी सिस्टम, और साथ ही उन्होंने जो रेंट का भी फिक्स कर दिया था कि जो जमींदार थे वो फिक्स रेट से पेमेंट करेंगे, फिक्स रेट को ब्रिटिशर्स को, और जमींदार जितना चाहे उतना वसूल कर सकते थे टिलर्स से। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी कंडीशन भी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अच्छी नहीं थी। जब हम आजाद हुए तो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी भी कंडीशन बहुत खराब थी। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टू वेज। फर्स्ट, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड ब्लीक ग्रोथ, स्लो ग्रोथ। ब्लीक मीन्स स्लो, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो इसमें इसके फर्स्ट पॉइंट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था, जो हाथ से बनी हुई चीजें थी, वो हमारी वर्ल्ड फेमस थी, क्योंकि जो भी हैंडमेड हमारा प्रोडक्ट था वो क्वालिटी वाइज अच्छा था, अच्छे रॉ मटेरियल का उसमें यूज किया जाता था, क्वालिटी वाले हमारे प्रोडक्ट होते थे। तो इसीलिए जो हमारा हैंडमेड जो प्रोडक्ट था, जो हैंडीक्राफ्ट था, वो हमारा वर्ल्ड में बहुत फेमस था, उसकी बहुत डिमांड थी फॉरेन कंट्रीज में। लेकिन ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडिया जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जा सकता है ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। ब्रिटेन में तो पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उसको और ज्यादा एनकरेज करने के लिए, और ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए ब्रिटिशर्स का जो टू फोल्ड मोटिव था कि यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर दिया जाए, और ब्रिटेन का जो मशीन मेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडिया में लाके सेल किया जाए। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर हमारे हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसमें आप जो पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैसे जानबूझ के हमारे हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया। एक तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी मींस अलग अलग टैक्स रेट फिक्स की गई। हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था वो टैक्स फ्री। ब्रिटेन का जो मशीन मेड सामान, मशीन मेड जो गुड्स थी जो इंडिया में आती थी वो भी टैक्स फ्री। और जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था उसके एक्सपोर्ट पे हैवी ड्यूटी, ताकि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है उसका एक्सपोर्ट ना हो। जो डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी है या डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट के जो पॉइंट्स हैं, इनमें अलग अलग से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आपसे 3 मार्क्स का या 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए सारे जो इसके कॉजेज हैं, रीजन है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट के, वो सारे आपको आने चाहिए। पहला जो पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। सेकंड, एंड ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। एंड ऑफ प्रिंसली कोर्ट मींस कि पहले राजा महाराजा होते थे और वो हैंडीक्राफ्ट को एनकरेज करते थे, पैट्रोनाइज करते थे, उनको सोने चांदी हीरे जवाहरात की पोटली बना बना के उनको गिफ्ट कर देते थे, उनको मोटिवेट करने के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आते ही फूट करो और राज्य करो की नीति अडॉप्ट की। एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई करके उसको बंदी बना लेता, उसके राज्य पे अधिकार कर लेता।
तो ऐसे धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स के आने से हमारे यहाँ पे जो के जो प्रीस्ट थे, जो राजा थे, महाराजा थे, नवाब थे, वो खत्म होते चले गए। और जब राजा महाराजा खत्म हो गए तो फिर हैंडीक्राफ्ट को कोई पेट्रोनाइज करने वाला नहीं था, उनको मोटिवेट कौन करता, क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो मेन मोटिव यही था कि हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दें। तो हैंडीक्राफ्ट को पेट्रोनाइज या संरक्षण नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। नेक्स्ट इसका जो मेन कॉज था वो था कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, कि हमारा जो सामान था वो हाथ से बना हुआ था, हैंडीक्राफ्ट, और ब्रिटेन से जो सामान बन के आता था वो था मशीनों से बना हुआ। तो मशीनों से जब भी कोई सामान बनता है तो वो क्वालिटी वाइज भी अच्छा होता है और उसमें कॉस्ट भी कम लगती है, क्योंकि हाथ से कोई भी चीज बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए हमारे हैंडीक्राफ्ट का, हैंडमेड प्रोडक्ट का कंपटीशन हो गया मशीन मेड प्रोडक्ट से। और मशीन मेड प्रोडक्ट जो ब्रिटेन का था वो अच्छा होने की वजह से, सस्ता होने की वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। नेक्स्ट जो कॉज था वो था पैटर्न, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, कि जब हमें कोई नई चीज दिखाई देती है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही हम बनने की कोशिश करते हैं। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो एक न्यू क्लास हमारे यहाँ पे एमर्ज हो गई, एक नई क्लास पैदा हो गई जो ब्रिटिशर्स को देख के उनके जैसे ही पहनना चाहती थी, उनके जैसे ही खाना चाहती थी, उनको ही फॉलो करने लग गई। इसीलिए ब्रिटेन के बने जो सामान है उनकी डिमांड इंक्रीज हो गई और हमारे हैंडीक्राफ्ट की डिमांड डिक्रीज होने लग गई। और इसीलिए धीरे धीरे करके हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। एक और जो मेन कॉज था डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट का वो था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, रेलवे कब शुरू हुआ? 1950 में। तो रेलवे के इंट्रोडक्शन की वजह से भी हमारा हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि ब्रिटेन से जो मशीन मेड जो प्रोडक्ट आते थे उनको अब रेल की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान हो गया। तो ब्रिटिशर्स ने अपने मशीन मेड प्रोडक्ट को पूरी इंडिया को, ब्रिटेन के जो मशीन मेड प्रोडक्ट थे उनका मार्केट बना दिया। तो ब्रिटेन की जो गुड्स थी वो सस्ती और क्वालिटी वाइज अच्छी होने की वजह से उनकी डिमांड बढ़ गई और हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था उसकी डिमांड कम हो गई। इसीलिए हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। नेक्स्ट हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे ब्लीक स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उनकी जो ग्रोथ थी वो भी बहुत स्लो थी। हमारे यहाँ पे कुछ कॉटन इंडस्ट्रीज शुरू हुई, डोमिनेटेड बाय इंडियंस, यानी कि कुछ कॉटन इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे इंडियन ने शुरू की महाराष्ट्र और गुजरात में। हमारे यहाँ पे जूट इंडस्ट्रीज भी थी, डोमिनेटेड बाय ब्रिटिशर्स। जूट इंडस्ट्रीज जो मेन शुरू की वो की ब्रिटिशर्स ने। इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड में कॉटन इंडस्ट्री शुरू की गई इंडियंस के थ्रू, इंडियंस के द्वारा, और जूट महाराष्ट्र और गुजरात में। और जूट इंडस्ट्री शुरू की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, डोमिनेटेड बाय ब्रिटिशर्स इन बंगाल ओनली। उसके बाद 20th सेंचुरी के शुरू में यानी कि 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये शुरू की गई, इसको। उसके बाद शुगर, सीमेंट और पेपर की कुछ इंडस्ट्रीज भी हमारे यहाँ पे शुरू हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो शुरू हुई थी वो ब्रिटिशर्स ने नहीं की थी, वो हमारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने शुरू की थी, और वो भी वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड की वजह से, कि उस टाइम जो लड़ाई झगड़े जो युद्ध हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड फर्स्ट एंड सेकंड, तो वॉर की वजह से जो डिमांड क्रिएट हुई थी उसकी वजह से हमारे यहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील जो कंपनी थी वो शुरू हुई थी 1907 में। उसके बाद फिर शुगर, सीमेंट और पेपर की इंडस्ट्रीज भी शुरू हुई।
हमारे यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट हुई थी, जो ब्रिटिशर्स ने की थी, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, रोड, कम्युनिकेशन। लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कुछ डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने की थी, वो भी इंडिया की डेवलपमेंट के लिए नहीं की, वो उन्होंने अपने फायदे के लिए की थी, ताकि ब्रिटेन में और ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, यहाँ के रॉ मटेरियल को ब्रिटेन भेजा जा सके, और वहां से जो बनी बनाई, जो ब्रिटेन की जो मशीन मेड जो प्रोडक्ट था, उनके मार्केट को एक्सपेंड किया जा सके इन इंडिया। और हमारे यहाँ पे जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री, कैपिटल गुड इंडस्ट्री मीन्स कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे न के बराबर थी, और ब्रिटिशर्स ने कैपिटल गुड इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया। कैपिटल गुड इंडस्ट्री मीन्स ऐसी इंडस्ट्री जो जहां पे मशीनें बनती हैं। तो ब्रिटिशर्स ने इनकी डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर यहाँ पे मशीनें बनने लग जाएंगी तो फिर उनके मशीन मेड प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा। तो इसीलिए हमारी जो मशीनें थी वो हम मोस्टली इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन से। हमारे यहाँ पे जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी वो न के बराबर थी। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसमें आप दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट में। अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ बीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, तो सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना है। इसके कॉजेज में से भी जो अलग अलग पॉइंट है वो सारे आपको आने चाहिए, किसी एक पॉइंट पे भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर ये पूछा जाए मॉडर्न इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसमें हम 3 पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री शुरू हुई, डोमिनेटेड बाय इंडियंस, जूट इंडस्ट्रीज डोमिनेटेड बाय ब्रिटिशर्स, और फिर 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और फिर उसके बाद शुगर, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे शुरू हुई। सेकंड पॉइंट, हमारे यहाँ पे कोई भी जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी वो न के बराबर थी, बहुत ज्यादा कम थी, और इसके कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ भी नहीं किया। और थर्ड पॉइंट, हमारे यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई, और वो डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने की अपने फायदे के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने नहीं की। अब इसमें आपसे 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इंडस्ट्री was most affected by partition of India, कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सी इंडस्ट्री पे हुआ? जूट इंडस्ट्री, जूट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर जूट इंडस्ट्री। क्योंकि जब हमारा पार्टीशन हुआ तो जो मोस्ट फर्टाइल लैंड थी मोस्टली वो पाकिस्तान में चली गई, वेस्ट पंजाब एंड सिंध। हमें पॉपुलेशन का तो बड़ा हिस्सा मिला, 82%, लेकिन जो भी फर्टाइल जो लैंड थी मोस्टली वो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। तो इसीलिए जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सी इंडस्ट्री को हुआ? जूट इंडस्ट्री को। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेन ट्रेड। Foreign trade on the eve of independence. इसमें सबसे पहले आप एक लाइन में फॉरेन ट्रेड का मीनिंग बता सकते हैं। उसके बाद हमें जो फॉरेन ट्रेड है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे जो फर्स्ट पॉइंट है net exporter of primary goods and net importer of finished goods।
कि जब भी ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो हम फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारा जो इंडिया है वो एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी गुड्स का। यानी कि हम जो भी रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ कॉटन, रॉ सिल्क, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर, इनका हम एक्सपोर्ट करते थे। प्राइमरी गुड्स को हम एक्सपोर्ट करने लग गए, और जो फिनिश्ड गुड्स थी, यानी कि कॉटन, सिल्क, वूलन के क्लॉथ्स, और जो कंज्यूमर गुड्स थी या जो कैपिटल गुड्स थी, वो हम इंपोर्ट करने लग गए ब्रिटेन से। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे, जिसमें हम कॉटन, सिल्क, इनके बने बनाए कपड़े, आयरन गुड्स, तो हम बनी बनाई चीजों को एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद, क्योंकि उनका मेन मोटिव था इंडिया से रॉ मटेरियल को ब्रिटेन पहुंचाना, तो इसीलिए हम एक्सपोर्टर बन गए प्राइमरी गुड्स के और इंपोर्टर बन गए फिनिश्ड गुड्स के। नेक्स्ट, इसमें फॉरेन ट्रेड में हम एक्सप्लेन करेंगे मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन ऑन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उस पे ज्यादा जो मोनोपोली थी वो किसकी थी? ब्रिटेन की। हम 50% से ज्यादा फॉरेन ट्रेड हमारा होता था ब्रिटेन के साथ। मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हम किसके साथ करते थे? ब्रिटेन के साथ। बाकी का जो ट्रेड था वो हम करते थे चाइना, ईरान, श्रीलंका। तो जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो 50% से ज्यादा ट्रेड हमारा होता था ब्रिटेन के साथ, और उसके अलावा जिन कंट्रीज के साथ हमारा फॉरेन ट्रेड था वो था चाइना, श्रीलंका और ईरान। श्रीलंका को पहले साइलोन बुलाते थे और ईरान को पर्शिया। अब फॉरेन ट्रेड में हम एक और पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो हमारा सरप्लस था। सरप्लस फॉरेन ट्रेड, सरप्लस फॉरेन ट्रेड मींस कि हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो ज्यादा थे बजाय के हमारे इंपोर्ट के। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो हमारा क्या है? सरप्लस है। मींस हमें फायदा हो रहा था। हमारी कंट्री में सोने और चांदी ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए थे, क्योंकि हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो क्या था? सरप्लस था। हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे और हमारे इंपोर्ट कम थे। तो इट मींस गोल्ड एंड सिल्वर का इनफ्लो हमारे यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहला तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड सरप्लस तो था, लेकिन हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल का, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, जो शो करता है बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और दूसरा, हमारा जो ट्रेड था वो सरप्लस तो था, लेकिन इंडिया में सोने और चांदी का इनफ्लो नहीं हुआ। जो सोने चांदी के सिक्के या जो भी सोना चांदी एक्सपोर्ट ज्यादा होने की वजह से हमारी कंट्री में आया, उसका यूज ब्रिटिशर्स ने किया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, एंड फॉट बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आने के बाद जितनी भी लड़ाइयां लड़ी उसमें जो भी खर्चा हुआ वो हमारे ही इस एक्सपोर्ट सरप्लस से किया गया। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मींस क्योंकि ब्रिटिशर्स ही हम पे रूल कर रहे थे, तो उनकी जो भी सैलरी थी, रहने का, खाने पीने का जो भी खर्चा किया जाता था वो हमारे ही एक्सपोर्ट सरप्लस से किया जाता था। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक तो फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हमें इसके 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं,
या अगर पूछे वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो उसमें हम ये बताएंगे कि 50% जो हमारा ट्रेड था, मोर देन 50% वो हमारा ब्रिटिशर्स के साथ था और बाकी का चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ। कॉम्पोजिशन पूछे तो उसमें हम बताएंगे कि हम एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी गुड्स का और इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स का। डायरेक्शन में भी हमें यही बताना है कि मोस्टली हमारा जो ट्रेड था वो ब्रिटेन के साथ था और वॉल्यूम में कि 50%, मोर देन 50% वॉल्यूम हो गया। डायरेक्शन मींस कि ब्रिटेन के साथ था और बाकी चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ। इसमें आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, ह्यूज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। तो ह्यूज ड्रेन, ड्रेन मींस निकासी, कि निकालना। तो ह्यूज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ में हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो सरप्लस था, लेकिन उसका जो यूज है वो ब्रिटिशर्स ने इंडिया की डेवलपमेंट के लिए नहीं किया। उसका यूज ब्रिटिशर्स ने किया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए और वॉर्स फॉट बाय ब्रिटिशर्स। इसमें एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकते हैं कि जो हमारा मोनोपोली ट्रेड था वो मोर देन 50% ब्रिटेन के साथ क्यों था? ड्यू टू स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। जो स्वेज कैनाल है ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे था, एक शॉर्टेस्ट पाथ था बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। जो ये स्वेज कैनाल है ये मेडिटेरियन सी एंड रेड सी इनको जोड़ती है, नॉर्थ टू साउथ। इन सिंपल वर्ड्स, हमारा जो मोनोपोली ट्रेड था ब्रिटेन के साथ वो किसकी वजह से था? स्वेज कैनाल, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ था बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। तो इसमें जो भी रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन भेजना हो तो उसमें भी कॉस्ट कम लगती थी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम लगती थी, या ब्रिटेन का बना बनाया माल जो इंडिया लाया जाता था उसमें भी इसका यूज किया जाता था, क्योंकि डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ होने की वजह से इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम लगती थी। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें तो बेटा इसमें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। Demographic profile means, demographic means data related to population। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम एक्सप्लेन करते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट।